यहाँ जनता को कम से कम ये पता चल गया कि ये प्रशांत किशोर जो है महागठबंधन को परास्त करने के लिए, वोट काटने के लिए प्रायोजित पार्टी है। इसलिए अब हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति है आगे सफल होने वाली है। सब जगह बेहतर उम्मीदवार देंगे और ऐसा हम भी रणनीति बनाएंगे ताकि प्रशांत किशोर को मुँह की खानी पड़े और भारतीय जनता पार्टी को मदद नहीं कर पाए। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर को एक वोट काटने वाली पार्टी के रूप में तैयार किया है, तो आप तो देखा होगा कि प्रशांत किशोर जो चुनावी मैदान में आए हैं किसका वोट काट रहे हैं। अब तो इस खुलासा हो गया कि स्वाभाविक रूप से इस तरह से कैंडिडेट वो दे रहे हैं मैदान में ताकि महागठबंधन का वोट काटा जाए। सिविल एसडीओ जो है सारे मुखिया को आदेश देते हैं कि आपके पंचायत में आपके बूथ पर इतना वोट आना चाहिए। तो एक तरह से वो सत्ता दल लड़ती है, सत्ताधारी पार्टी लड़ती है और सत्ता से जुड़े पदाधिकारी वो उपचुनाव लड़ते हैं। इस जनता जो है सो उनको आशा भरी नज़रों से देख रही है और भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखना शुरू कर दी है। एनडीए साफ साफ आरोप लगाती है कि जब तेजस्वी यादव कोई राज्य में धरना होती है या कुछ भी हो तो यात्रा पर निकल जाते हैं। नहीं, यात्रा पर तो उनका पहले से 1 महीना 2 महीना पहले से ही कार्यक्रम सब बनते रहता है और जहाँ जहाँ से उनका डिमांड होता है उसी हिसाब से वो कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। जहाँ जहाँ अच्छी तैयारी पहले होती है वहीं से शुरू करते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि सिंह, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह जी हैं। सर वेलकम टू एनसीआर समाचार। नमस्कार सर, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का दावा था कि हमारी पार्टी पहले एमवाई की पार्टी थी। कुछ दिन प्रदेश कार्यालय में बोले कि नहीं, एमवाई यानी माई प्लस बाबू की पार्टी है। कुछ दिन फिर आकर उसने स्टेटमेंट दिया नहीं, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो है वो जाति और धर्म के नाम पर नहीं चल सकता है। इस बात को प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी समझते हैं और जैसे जैसे उनका अनुभव राजनीति में बढ़ रहा है वैसे उसे उनका सोच का दायरा भी बढ़ रहा है और वो सबको लेके चलना चाहते हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है। उनको निश्चित रूप से जाति धर्म से ऊपर उठ करके समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व करना चाहिए। एनडीए साफ साफ आरोप लगाती है कि जब तेजस्वी यादव कोई राज्य में धरना होती है या कुछ भी हो तो यात्रा पर निकल जाते हैं। नहीं, यात्रा पर तो उनका पहले से 1 महीना 2 महीना पहले से ही कार्यक्रम सब बनते रहता है और जहाँ जहाँ से उनका डिमांड होता है उसी हिसाब से वो कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। जहाँ जहाँ अच्छी तैयारी पहले होती है वहीं से शुरू करते हैं। तो अभी उनकी यात्रा चल रही है। आज वो मुंगेर में हैं। मुंगेर में उनका अभूतपूर्व ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। तो जनता जो है सो उनको आशा भरी नज़रों से देख रही है और भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखना शुरू कर दी है। चूँकि यह तो उन्होंने अपने आप को बना ही लिया है कि एक नौजवानों की आवाज़ हैं वो, किसानों की आवाज़ हैं वो, और जिस तरह से बीच बीच में यात्रा करके अपने कर्तव्य के प्रति वो निर्वहन कर रहे हैं और जनता को समस्याओं के प्रति जगाने का काम कर रहे हैं। जनता 2024 के उपचुनाव में आप लोगों को चारों सीट पर साफ साफ आशीर्वाद दे चुकी है कि आप लोग यहाँ से 2024 में आप लोगों की करारी हार मिल चुकी है। तो क्या 25 में जनता आप लोग आशीर्वाद देने वाली? आप तो बोल रहे हैं कि भावी मुख्यमंत्री 2025 के है, लेकिन जनता 24 में आप लोग को मतलब क्वेश्चन बैक कर चुकी है। देखिए, उपचुनाव और जनरल चुनाव में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। उपचुनाव सत्ता लड़ती है, पदाधिकारी लड़ते हैं, पदाधिकारी को टारगेट दिया जाता है। सिविल एसडीओ जो है सारे मुखिया को आदेश देते हैं कि आपके पंचायत में आपके बूथ पर इतना वोट आना चाहिए। तो एक तरह से वो सत्ता दल लड़ती है, सत्ताधारी पार्टी लड़ती है और सत्ता से जुड़े पदाधिकारी वो उपचुनाव लड़ते हैं। इसलिए प्राय ऐसा देखा जाता है कि जिसकी सत्ता रहती है राज्य में उसके प्रतिनिधि ज़्यादा जीतते हैं। ये हमेशा से रहा है। लेकिन जब जनरल चुनाव होगा तो सत्ता जो है सो उनके दबाव में कम रहेगी। बहुत पदाधिकारी हैं, लोभ में उनके पक्ष में काम करेंगे ये और करते ही हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर पदाधिकारी जो हैं ये चाहेंगे कि जनता और राज्य के प्रति हमारा दायित्व है कि निष्पक्ष सरकार का गठन हो। तो इस सिलसिले में हम यही कहना चाहेंगे कि उपचुनाव से जनरल चुनाव को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो निश्चित रूप से जो वातावरण प्रदेश में है उसमें महागठबंधन बेहतर परिस्थिति में रहेगी और सरकार बनाएगी। तेजस्वी यादव अगला बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।
एनडीए साफ साफ आरोप लगा रहा है कि वो लोग जब जब चुनाव हारते हो, चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे आम चुनाव हो, वो अपने को स्ट्रांग समझने के लिए ऐसा बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं आम चुनाव अलग होता है, बाई इलेक्शन अलग होता है। नहीं, ये देखिए, ये सब चीज़ बयान से नहीं होता है। ये बिहार की जनता भी महसूस करती है कि किस तरह चुनाव हुआ, किस परिस्थिति चुनाव हुआ, किस तरह से जातीय गणित बिठाए गए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर को एक वोट काटने वाली पार्टी के रूप में तैयार किया है। तो आप तो देखा होगा कि प्रशांत किशोर जो चुनावी मैदान में आए हैं, किसका वोट काट रहे हैं। अब तो इस खुलासा हो गया कि स्वाभाविक रूप से इस तरह से कैंडिडेट वो दे रहे हैं मैदान में ताकि महागठबंधन का वोट काटा जाए। क्या हुआ बेलागंज में? बेलागंज में वोट काट करके किसको हराया प्रशांत किशोर ने? भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया, जदयू को नहीं हरा दिया, हराया किसको? महागठबंधन को। तो ये एक प्रयोग हो रहा है कि जैसे ओवैसी है उसी तरह से एक प्रशांत किशोर नामक व्यक्ति को तैयार किया गया है जो विशुद्ध रूप से व्यवसायी है, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अब वो साथ रह के काम करते थे भाजपा के, अब जो है सो एक रणनीति के तहत पार्टी बना करके वोट काटने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूत बनाने में वो लगे रहेंगे। लेकिन ये रणनीति जो है इसी उपचुनाव के माध्यम से जहां हमारी पराजय हुई है, तो यहाँ जनता को कम से कम ये पता चल गया कि ये प्रशांत किशोर जो है महागठबंधन को परास्त करने के लिए, वोट काटने के लिए प्रायोजित पार्टी है। इसलिए अब हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति है आगे सफल होने वाली है जनरल चुनाव में। तो आपने बेलागंज की बात कर दी, तरारी की बात नहीं की है। रामगढ़ में तो आपकी पार्टी, आप लोग जो आरजेडी थी उठा पार्टी पे चली गई थी, अब बोल रहे हैं 25 तो सरकार बना रहे हैं हम लोग। नहीं, अब सवाल है, आपको कहा ना कि अगर 4 ही सीट से किसी का सरकार बन जा रहा है तब तो उन्हीं की सरकार बनेगी। लेकिन 4 सीट से अगर सरकार नहीं बननी है तो स्वाभाविक रूप से जो गठबंधन की स्थिति है, जो गठबंधन की मजबूती है, जो गठबंधन के पक्ष में समीकरण है, ठीक है, हम लोगों की रणनीति कहीं न कहीं विफल रही। तो अब स्वाभाविक क्या लगता है कि जो गलती हम कर दिए उपचुनाव में, हम उम्मीदवारी तय करने में या जिस भी मसले पर, उसके कारण हमारी पराजय हुई। स्वाभाविक रूप से जो हमारे अंदर खामी है वो जनरल चुनाव जब लड़ेंगे तो महागठबंधन में आपसी विचार विमर्श के बाद सब जगह बेहतर उम्मीदवार देंगे और ऐसा हम भी रणनीति बनाएंगे ताकि प्रशांत किशोर को मुँह की खानी पड़े और भारतीय जनता पार्टी को मदद नहीं कर पाए। प्रतिपक्ष नेता साफ साफ बोलते हैं कि पहले माई अब बाबू, उसके बाद अब बोल दे रहे हैं कि नहीं, अब पार्टी A to Z की पार्टी है, तो A to Z तक होते हैं 26 लीटर, यानी लग रहा है कि आरजेडी 2026 में 25 हो 2026 हो जाएगी। नहीं, प्रतिपक्ष नेता कुछ नहीं कहते हैं। प्रतिपक्ष नेता अल्पसंख्यकों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है उसको भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने खबरदार किया है और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। और जो दबे कुचले गरीब लोग हैं उसकी आवाज़ में लालू यादव जी थे। आज उसी सब मतदाताओं को लेकर के संगठित करने के काम में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। उनके साथ कोई MY समीकरण अभी नहीं है। वो अब चाहते हैं कि जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, अब तो बोल रहे हैं कि हम A to Z यानी A to Z में 26 लीटर होते हैं, यानी 25 में हम 26 तक सीमित हो जाएंगे हम। नहीं, वो तो आप जुमला जो भी दे सकते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य है सत्ता परिवर्तन का और वो लक्ष्य के प्रति जागरण में लगे हैं, यात्रा में लगे हुए हैं। और हमको लगता है कि परिणाम बहुत सुखद आएगा। और बिहार का अगर विकास होना है, नौजवानों का विकास होना है, बेरोजगारी दूर होना है, तो NDA की सरकार को यहाँ से जाना होगा। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस के MLC समीर कुमार सिंह जी मौजूद थे।